हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं पीसी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 5/12/2023। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही नहीं है ये देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं तीनों कथन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है। ठीक है, तो पहला कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग पर समझौता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा व्यापार विवाद निपटान के लिए संदर्भ मानकों के रूप में कोडेक्स मानकों, दिशा निर्देशों एवं सिफारिशों को मान्यता देता है। तो ध्यान देना है कि बात जो भी है सब सही है, बट यहाँ संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की जगह पे हमको करना है WTO। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO करना है। ठीक है, और तीसरा कथन है जो सही है, CAC उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो कथन एक ही क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है। अतः कथन एक सही है। भारत को रोम में खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय में अपनी 46वीं बैठक के दौरान कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन की कार्यकारी समिति में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। विश्व व्यापार संगठन हमने सही पहले ही बताया था। ठीक है, वहाँ पे WHO नहीं WTO ही है कि स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग पर समझौता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा व्यापार विवाद निपटान के लिए संदर्भ मानकों के रूप में कोडेक्स मानकों, दिशा निर्देशों तथा सिफारिशों को मान्यता देता है। तो कथन दूसरा सही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे इको सॉस की जगह पे क्या हो जाएगा, WTO। वर्तमान में इस कमीशन में कुल 189 यानी कि 88 देश और यूरोपीय संघ सदस्य हैं। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन को उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। तंत्र तीसरा सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, वह बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के साथ जुड़े थे। तो पहला कथन सही है। यहाँ पे कितने सही है चुनना है। डॉक्टर प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के तहत बिहार में असहयोग का आह्वान भी किया था। वो आधिकारिक तौर पर वर्ष 1911 में कलकत्ता में आयोजित अपने वार्षिक सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले की जीरादेई में हुआ था। वह बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के साथ जुड़े थे। अतः कथन दूसरा पहला सही है। डॉक्टर प्रसाद ने 1918 के रॉलेट एक्ट और 19 जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। फिर है, डॉक्टर प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के तहत बिहार में सहयोग का आह्वान किया था। अतः कथन दूसरा भी सही है। तो आइए देखते हैं। उन्होंने वर्ष 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें कारावास भी हुआ। वो आधिकारिक तौर पर वर्ष 1911 में कलकत्ता में आयोजित अपने वार्षिक सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अतः कथन तीसरा भी सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव। ठीक है, आगे उपयुक्त में कितने भारतीय नौसेना के महासागर पहल के भागीदार नहीं हैं। तो भारतीय नौसेना के महासागर पहल में शामिल कौन कौन है, यहाँ पे जो दिया है उसमें तो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। तो केवल एक जो है शामिल नहीं है। तो देख सकते हैं भारतीय नौसेना की पहल महासागर के पहले सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन रीजन बोल सकते हैं IOR शॉर्टकट में, यहाँ पे क्या इंग्लिश के विभिन्न देशों के समुद्री प्रमुखों ने हिस्सा लिया। थीम क्या है, सामान्य चुनौतियों का मुकाबला करने की दिशा में सामूहिक
समुद्री दृष्टिकोण। कर महासागर का तात्पर्य क्षेत्र में सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास हेतु समुद्री दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता है। आगे क्या है, तो इसका उद्देश्य IOR देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाली उच्च स्तरीय वार्ता के लिए एक मंच तैयार करना है। कर इसमें बांग्लादेश है, ठीक है, ध्यान देना है, बांग्लादेश है, कोमोरोस है, केन्या है, मेडागास्कर है, मालदीव है, मॉरिशस है, मोजाम्बिक है, सेशल्स है, श्रीलंका है, तंजानिया की नौसेनाओं और समुद्री एजेंसियों के प्रमुख शामिल हैं। इसको याद रखने के लिए, याद रहा तो ठीक है, क्या है, फिर से अल्फ़ाबेट पे है, B एक है, कोमोरोस है तो ये भी C ही से शुरू होता है, तो 2 यहाँ पे C दिख रहा है, ठीक है। फिर है मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, यहाँ पे 4 M है, तो M4 C2, पहला अक्षर याद रखने के लिए कुछ इस तरह से, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देख लीजिए, सेशल्स है, श्रीलंका है तो S2 है, तंजानिया है तो T है। तो इतने सारे देश है इसमें, 1-2 बार इसको देखने से हो जाएगा, इसलिए विकल्प ये सही है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MiG-21 एक सबसोनिक जेट फाइटर है जिसे मूल रूप से सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो राफेल एक फ्रांसीसी जुड़वा इंजन और बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। तो पहला कथन सही है, अच्छा पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। फिर है भारत के 2024 तक अपना स्वदेशी लड़ाकू एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लॉन्च करने की उम्मीद है। तो ये जो एयरक्राफ्ट लॉन्च करने की बात किया जा रहा है, स्वदेशी लड़ाकू एडवांस मीडियम कॉम्बैट क्राफ्ट 2024 में नहीं, ठीक है। पहली उड़ान जो है जब तैयार होगा तो 2025 में होगा, फिर निर्माण 2030 से शुरू होगा, ठीक है। तो केवल एक ही यहाँ सही है। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो MiG-21 सुपरसोनिक जेट लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान वर्ष 1950 के दशक में तत्कालीन USSR द्वारा डिजाइन किया गया था। कथन पहला सही नहीं है। फिर है राफेल फ्रेंच ट्विन यानी जुड़वा इंजन और मल्टी रोल लड़ाकू विमान। भारत ने वर्ष 2016 में 59,000 करोड़ रुपये में 36 राफेल जेट खरीदे थे। कथन दूसरा सही है, ठीक है। आगे है उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA, यह भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, ठीक है, के लिए 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान विकसित करने का एक भारतीय कार्यक्रम है। कर इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अन्य सार्वजनिक एवं निजी भागीदारों के सहयोग से DRDO के ADA द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। कर वर्ष 2008 में सुखोई Su-30 MKI के अनुवर्ती के रूप में इसकी शुरुआत की गई। इसकी पहली उड़ान वर्ष 2025 के लिए योजनाबद्ध है और उत्पादन वर्ष 2030 के बाद शुरू होने की उम्मीद है। कथन तीसरा सही नहीं था, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कर सीमा सुरक्षा बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर यह भारत संघ के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। तो ये तो सही लग रहा है, कितने कथन सही है ढूंढना है। फिर है राज्य प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में मदद करने में BSF की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये बात भी सही है। इसे भारतीय क्षेत्र की दूसरी रक्षा पंक्ति कहा जाता नहीं, ये पहली रक्षा पंक्ति कहा जाएगा, इसलिए ये तीसरा गलत है। तो केवल 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो है सीमा सुरक्षा बल। BSF की स्थापना वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद की गई थी। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत संघ के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। अतः कथन एक सही है। विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में राज्य प्रशासन की मदद करने में BSF की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः कथन 2 सही है। इसे भारतीय क्षेत्रों की प्रथम रक्षा पंक्ति की संख्या दी गई है। अतः कथन 3 सही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे द्वितीय लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। G20 समूह के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है। यहाँ पे 3 कथन है। कह रहा है G20 लीडर शिखर सम्मेलन की स्थापना लेहमैन ब्रदर्स बैंक के पतन के बाद उत्पन्न वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई थी। अतः कथन पहला सही है। कह रहा 2 आधिकारिक G20 ट्रैक है, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक, ये भी सही है। कह रहा G20 ट्रोइका प्रणाली में वर्तमान, विगत और
आगामी G20 प्रेसिडेंसी शामिल होता है। तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो सभी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20 है। G20 विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश को एक साथ लाता है। सदस्य देश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहल पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक वर्ष मिलते हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ष मिलते हैं। समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए मुख्य मंच के रूप में स्वयं को परिभाषित करता है। फिर सितंबर 2009 में पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई। G20 का गठन नेताओं के शिखर सम्मेलन लेहमैन ब्रदर्स बैंक के पतन के बाद उत्पन्न हुए वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था। कथन एक सही है। आगे है और भी इसमें वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की मौजूदा G20 बैठक को राज्य स्तर के प्रमुख के स्तर पर अपग्रेड किया गया था तथा प्रथम G20 शिखर सम्मेलन नवंबर वर्ष 2008 में वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। उसके बाद से शिखर बैठकें वर्ष 2010 तक अर्धवार्षिक चला, ठीक है, और वर्ष 2011 से वार्षिक रूप से आयोजित की जाने लगी। अपनी स्थापना के समय G20 की अध्यक्षता का कार्यकाल 6 महीने का था। वर्ष 2006 से इसकी अवधि दिसंबर से अगले नवंबर तक 1 वर्ष हो गई है। इसके आधिकारिक ट्रैक हैं फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। ये था कि अनौपचारिक ट्रैक में सहभागिता समूह या नागरिक समाज समूह शामिल है। कथन दूसरा भी सही था। तो आइए देखते हैं और भी है। शेरपा ट्रैक में 15 कार्य समूह, 2 टास्क फोर्स, एक भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन शुरू करने के लिए और दूसरा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक गतिशीलता के लिए और एक बायो इकोनॉमिक पहल शामिल है। G20 ट्रैक का प्रणाली को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2011 में कान शिखर सम्मेलन फ्रांस में G20 प्रक्रिया के संचालन के लिए रूपरेखा के रूप में अपनाया गया था। ट्रॉइका में वर्तमान पूर्व और अगले G20 अध्यक्ष शामिल हैं और तीनों सदस्य G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी में एक दूसरे के साथ सहयोग करते था। कथन तीसरा सही है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैग एक वैधानिक संस्था है, नहीं ये संवैधानिक संस्था है और इसका आप देख सकते हैं कि वर्णन मिलेगा आपको संविधान में। कैग पूर्ववर्ती महालेखाकार कार्यालय वर्ष 1857 में स्थापित किया गया था। तो ये बात भी सही है, पहला तो गलत है। यह भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है, तो ये भी गलती है, ठीक है। तो इसके अनुसार से केवल 2 सही है। आइए देखते हैं। CAG भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षण है। अतः कथन पहला सही नहीं है क्योंकि यह संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। CAG के पूर्ववर्ती महालेखाकार कार्यालय की स्थापना वर्ष 1858 में हुई थी, जिस वर्ष अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लिया था, ठीक है। अतः कथन दूसरा भी सही है, वहाँ से है क्योंकि हमारा जो कानून है ब्रिटेन यानी ब्रिटिश सरकार का ही कॉपी है ज़्यादातर, तो वहाँ से इसको तो संबंध जोड़कर बताना ही पड़ेगा। भारत में कई ब्रिटेन के संसद का सदस्य नहीं है। CAG हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य है, ठीक है। अतः कथन 3 सही नहीं है। आगे देखते हैं। भारत म्यांमार संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की सबसे बड़ी सीमा म्यांमार से लगती है, ये तो बांग्लादेश से लगना चाहिए ना, तो पहला तो इसके कारण गलत है। फिर है भारत म्यांमार के साथ सड़क, नदी, बंदरगाह, माल परिवहन परियोजना, कलादान, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का निर्माण कर रहा है। तीसरा है भारत, म्यांमार और थाईलैंड एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण कर रहे हैं जो भारत को आसियान से जोड़ेगा, ठीक है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है। सॉरी, पहला तो गलती बताया ना, बांग्लादेश सबसे लंबा है ना, यहाँ से पहला गलत है, दूसरा सही है, तो 2 सही है ना, 2 सही है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2 और 3, ठीक है। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। है भारत म्यांमार संबंध। भारत तथा बांग्लादेश क्या है 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। यह भारत द्वारा अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ साझा की जाने वाली सबसे लंबी भूमि सीमा है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे सही, वहाँ गलती था। तथा म्यांमार बंगाल की खाड़ी में 1643 किलोमीटर लंबी भौगोलिक भूमि सीमा एवं समुद्री सीमा साझा करता है, दोनों मिलाकर, ठीक है। म्यांमार इतना
भारत के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार की सीमाएं 4 भारतीय राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एवं पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, से लगता है म्यांमार का सीमा। अतः कथन एक सही नहीं है। यहाँ पे आगे देखते हैं। भारत कोलकाता को म्यांमार में सितवे तथा फिर म्यांमार की कलादान नदी से भारत के उत्तर पूर्व तक जोड़ने के लिए एक सड़क, नदी, बंदरगाह, माल परिवहन परियोजना कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट का निर्माण कर रहा था। कथन दूसरा सही है। कर भारत, म्यांमार एवं थाईलैंड एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण कर रहे हैं जो भारत को आसियान देशों से जोड़ेगा। इस सड़क से आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र सहित शेष दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। था कथन तीसरा सही है। चलिए आगे देखते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लॉस एंड डैमेज फंड जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का सामना करने वाले देशों के बचाव तथा पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक वित्तीय कोष है। कौन से कथन सही है ढूंढना है। तो पहला तो सही है। कर लॉस एंड डैमेज फंड की घोषणा पहली बार नई दिल्ली में आयोजित COP27 के दौरान की गई थी। तो COP27 तो था, बट ये आयोजन जो है शर्म अल शेख जगह का नाम है, ठीक है, और ये जो पड़ता है मिस्र में पड़ता है, वहाँ हुआ था। ठीक है, इस कारण से दूसरा कथन गलत हो जाता है, तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का सामना करने वाले देशों के बचाव तथा पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक वित्तीय कोष है। कथन एक सही है। कह रहा है यह शब्द उस प्रतिपूर्ति को संदर्भित करता है जिसमें धनी राष्ट्र जिनके औद्योगिक विकास के कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई तथा ग्रह को जलवायु संकट में डाल दिया, को उन निर्धन देशों को भुगतान करना होगा जिनका कार्बन पदचिह्न कम है, परंतु फिर भी वे समुद्र के बढ़ते स्तर, विनाशकारी सूखा एवं तीव्र चक्रवात आदि आपदाओं का खामियाजा भुगत रहे हैं। तो आगे देखते हैं। प्रारंभिक फंडिंग यानी कि $475 मिलियन होने का अनुमान है, जिसमें मेजबान UAE ने $100 मिलियन देने का वादा किया है। यूरोपीय संघ ने 275 मिलियन और अमेरिका ने यहाँ पे 5 मिलियन तथा जापान ने 10 मिलियन का वादा किया है। लॉस एंड डैमेज फंड की घोषणा पहली बार शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित विगत वर्ष के COP27 के दौरान की गई थी। हालांकि COP28 से कुछ सप्ताह पहले तक धनी और निर्धन देश अपने कुछ मतभेदों के दूर करने एवं फंड के प्रमुख बिंदुओं पर सहमत होने में नाकामयाब रहे। अतः कथन दूसरा सही नहीं था। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। G77 समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। तो क्या है? G7 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का, G7 संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग है, तो ये में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। कह रहा है G77 विदेश मंत्रियों का समूह हर साल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के नियमित सत्र में मिलता है। तो ये बात भी सही है, दूसरा। फिर है G77 परियोजकों का समूह दक्षिण सहयोग के लिए पेरिस ग्यूरेरो ट्रस्ट फंड से वित्त पोषण के माध्यम से दक्षिण सहयोग पर परियोजनाएं चलाता है। तो यहाँ पे तीसरा कथन भी सही है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सभी 3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। G77 समूह। G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण के देशों को अपनी बात कहने और बोलने का मंच उपलब्ध कराता है। यह अपने सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर अपनी संयुक्त बातचीत क्षमता और विकास के लिए दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है। अतः कथन एक सही है। तो आगे है
G77 समूह की विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के नियमित सत्र की शुरुआत में बुलाई जाती है। अतः कथन 2 सही है। तरह G77 प्रायोजकों का समूह दक्षिण सहयोग के लिए पेरिस ग्यूरेरो ट्रस्ट फंड PGTF शॉर्टकट में से वित्त पोषण के माध्यम से दक्षिण सहयोग पर परियोजनाएं चलाता है। अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार से आज हमने क्या है 10 क्वेश्चन देख लिया। तो मिलते हैं अगले दिन फिर 10 क्वेश्चन के साथ। तो हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, चैनल कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।